Hello everyone. Today I am going to explain you lesson 4 of your textbook Hornbill named Landscape of the Soul written by Nathalie Trevorroy. तो ये जो स्टोरी है इस चैप्टर में दो इंटरेस्टेड स्टोरी को बताया गया है, तो उसे मैं आज आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि इसमें जो बताया गया है कि जो चाइनीज़ पेंटर्स जो होते हैं वो जब कोई पेंटिंग को बनाते हैं तो वो उसे हमको उनकी नज़र से उसको देखना होता है। वो चाहते हैं कि उसमें पूरा अंदर तक उसकी स्पिरिट को वो दिखाते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा एग्जैक्ट जो कॉपी है वैसा तो वो बनाते हैं, बट वो चाहते हैं कि जो उसे देखे वो उसमें पूरी तरह से उतर के देखे, उसकी स्पिरिट मतलब उसके पीछे क्या वर्क हो रहा है वो भी उसे दिखाई दे। और एक और चीज़ यहाँ पर बताइए कि जो यूरोपियन आर्टिस्ट होते हैं वो जो अपनी पेंटिंग क्रिएट करते हैं तो उसमें वो ये बताते हैं कि उनकी जो पेंटिंग होती है वो भी सबसे डिफरेंस होती है और वो उनकी आंखों से उनके नज़रिए से जो दिखाना चाहते हैं वही हम देखें, कि मतलब हम जो दिखा रहे हैं आप उसे ही देखें। मतलब दोनों पेंटिंग्स में चाइनीज़ पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग और एशियन पेंटिंग्स दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो स्टोरी छुपी है, तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो इसमें पेंटर थे जिनका नाम था वू दाओ जी, जो 8th सेंचुरी में रहते थे। तो उनके बारे में एक स्टोरी यहाँ पर लिखी हुई है कि जब उन्होंने अपना लास्ट जो पेंटिंग थी वो बनाई था, आर्टिस्ट उन्होंने बनाया था, तो किसके कहने पर बनाए थे, वहाँ टैंग के जो एम्पायर थे, सम्राट थे, जिनका नाम था जुआनजोंग। तो उन्होंने उनको वो पेंटिंग बनाने के लिए बोला था क्योंकि वो अपने पैलेस की जो वॉल है उस पर उसे सजाने के लिए देखना चाहते थे। तो यहाँ पर जो पेंटर थे वू दाओ जी, उन्होंने वो पेंटिंग बनाई और वो उन्होंने एक पर्दे के पीछे, कर्टन के पीछे छुपा के रखी थी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उस पेंटिंग को केवल एम्पायर जो सम्राट थे वो ही उसे देखे। और जब वो एम्पायर ने उस पेंटिंग को देखा तो उन्होंने उस पेंटिंग की बहुत तारीफ़ की, बहुत प्रशंसा की। जब उसे देखते तब वो बहुत दिनों तक उसकी प्रशंसा करते रहे। उन्होंने उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट देखे और ऊंचे ऊंचे जो हिल्स थे, पहाड़ी थे, पर्वत थे, उन्हें देखे, झरने देखे और जो बादल था आकाश में वो उन्हें दिखाई दे रहा था, जो पहाड़ियाँ थी और चलते हुए लोग, उड़ते हुए पक्षी, ये सब देखकर वो बहुत खुश हुए, बहुत ही रियल उसमें दिखाई दे रहे थे। फिर जो पेंटर थे वू दाओ जी, उन्होंने एम्पायर से कहा कि आप इन सबको तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें एक जो केव दिख रही है पहाड़ी के फुट पर, मतलब पहाड़ियों के नीचे जो एक केव दिख रही है वहाँ पर एक स्पिरिट रहती है, आप उसे देखिए, वो केव आपको दिखाई दे रही है, ऐसा वो उन्हें बताते हैं। तो जो पेंटर थे वो क्लैप करते ऐसा बताते हुए, और फिर क्या होता है, वो जो केव का जो गेट होता है, दरवाज़ा होता है, वो खुल जाता है। तो वहाँ के जो अंदर का जो सीन होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, जिसे बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर होता है। तो पेंटर एम्पायर को, जो सम्राट है, उनको दिखाते हैं कि देखिए मैं आपको यही वे दिखाना चाहता था कि देखो रास्ता इसमें दिखाई दे रहा है कि गुफा में अंदर कैसे जाया जाता है। और फिर जब वो पेंटर बोलते हैं कि मैं आपको इसमें जाकर बताता हूँ, और वो जब उसमें चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, एकदम से वो जो केव है वो एकदम से बंद हो जाती है और राजा जो सम्राट जो थे उसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। और शॉक्ड हो जाते हैं, इससे पहले वो कुछ बोलते, अचानक से वो जो पेंटिंग होती है दीवार से वो पूरी तरह से वैनिश, गायब हो जाती है। और जो वू दाओ जी थे, है ना, उनके ब्रश का एक निशान भी वहाँ पर नहीं रहता है। और उसके बाद ऐसा सुना जाता है कि वो जो आर्टिस्ट थे आज तक कभी भी संसार में दिखाई नहीं दिए और वो पेंटिंग भी उनकी वैनिश हो गई थी। तो इस टाइप की जो स्टोरीज़ होती है वो क्या होती है, जो चीनी क्लासिकल एजुकेशन होती है उसमें बहुत इम्पोर्टेंस होता है इनका। जो कन्फ्यूशियस एंड जुआंग जी की जितनी भी बुक्स हैं वो इस प्रकार की कहानियों से भरी पड़ी हैं। मतलब टीचर्स जो पढ़ाते हैं इस प्रकार की स्टोरी को ज़्यादा लेते हैं उसमें, तो बहुत सारी स्टोरी वो इसमें चीनी एजुकेशन में लिखी हुई हैं और वो उनको सही मार्गदर्शन देती है। मतलब एक टीचर्स जब उसको अपने शिष्य को या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो एक सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस इन कहानियों के थ्रू वो अपने बच्चों को बताते हैं। और इसीलिए ऐसे अगर हम ऐसे कहानी की या ऐसे कोई आर्टिस्ट है उनकी चित्र के बारे में देखें
तो एक और चित्र वो कुछ डिफरेंस ही लगता है। ऐसी एक और स्टोरी भी इसमें बताई हुई है एक दूसरे चित्रकार की, जिन्होंने क्या किया था, एक ड्रैगन का पेंटिंग बनाया था और उन्होंने क्या किया था, उसमें उसकी आइज़ नहीं बनाई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मैं इसकी आंखें बना दूंगा तो ये क्या होगी, ड्रैगन उड़ जाएगी। तो ऐसी एक और स्टोरी के बारे में इसमें बताया हुआ है। तो ये दोनों ही पेंटिंग बिल्कुल डिफरेंस थी। एक में क्या बताया हुआ था कि वो अपनी स्पिरिट को बताना चाहते थे उसमें, कि उन्होंने जो बताई उसमें स्पिरिट को देखिए, मतलब उसमें के बिहाइंड, मतलब उस पेंटिंग के पीछे कुछ छुपा हुआ है, वो ही उसे दिखाना चाहते थे। और दूसरी पेंटिंग में जो ये यूरोपियन कलाकार थे, उन्होंने क्या बताया कि अगर वो उनके पॉइंट से देखी जाए तो वो क्या होती है, बिल्कुल एकदम जीवंत पेंटिंग उन्होंने बनाती थी, कि जिसे देखकर कोई भी समझे कि ये बिल्कुल रियल पेंटिंग है। तो दोनों ही पेंटिंग एक दूसरे से डिफरेंस थी। अब क्या होता है, आगे इसमें बताया गया है चैप्टर में आपके कि जो 15th सेंचुरी थी, जिसमें एंटवर्प क्विंटन मोत्सिस नाम के एक कौन थे, ब्लैक स्मिथ, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, वो एक चित्रकार, कोई पेंटर थे, उनकी बेटी से उनको क्या हो गया था, प्यार हो गया था। लेकिन उनके जो फादर थे, उस लड़की के जो पिता थे, वो क्या थे, पेंटर थे। तो वो उस ब्लैक स्मिथ को, जैसा उसका प्रोफेशन था, तो उस प्रोफेशन को देखते हुए वो उन्हें अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे। इसीलिए जो क्विंटन थे, उन्होंने क्या किया, एक दिन वो चित्रकार के स्टूडियो में चले गए अंदर, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक जाकर एक फ्लाई, मक्खी है ना, उसकी एक पेंटिंग बनाई उन्होंने। उनके ही किसी क्विंटन के ही स्टूडियो में जाकर उनके ही किसी कैनवास पर उन्होंने उस बी की या फ्लाई की पेंटिंग बना दी। तो बिल्कुल ऐसी पेंटिंग बनाई उन्होंने कि वो फ्लाई कैसी लग रही थी, जैसे अभी उड़ेगी, बिल्कुल उड़ जाएगी। बहुत ही रियल पेंटिंग उसकी उन्होंने बना दी। तो जब वहाँ पर उन्होंने, जब उनके फादर ने उसको देखा तो उनको लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। और फिर बाद में उन्होंने उनको, जब उन्होंने उनकी पेंटिंग देखी तो उन्होंने अपनी बेटी का जो शादी थी उनसे कर दी। तो ये दोनों ही कहानियाँ ये बता रही हैं, दर्शा रही हैं कि जो आर्ट होता है वो है ना, अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाता है कैसे ना कैसे। तो यूरोप और एशिया दोनों के बारे में बताया गया कि यूरोप में जो पेंटिंग्स होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल रियल बताने वाली होती है। और एशिया की जो पेंटिंग्स होती है वो एक इनर, अंदर की स्पिरिट तक को जगा देती है, बिहाइंड की जो चीज़ें उसको दिखाती है। दोनों ही पेंटिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। सो जो चीनी आर्टिस्ट होते हैं वो अपने पेंटिंग को बिल्कुल वास्तविक रियल सीन की तरह नहीं दिखाना चाहते हैं, जबकि यूरोपियन जो पेंटर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हम उनकी पेंटिंग को उनकी आइज से, उनके दृष्टिकोण से देखें और बिल्कुल उसी प्रकार देखें जैसा वो हमें दिखाना चाहते हैं। जबकि चीनी जो लैंडस्केप होते हैं या चीनी जो पेंटर होते हैं, उनका ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं होता है। वो तो चाहते हैं कि उस पेंटिंग को हम कैसे भी देखें, है ना, तो हमें वो पेंटिंग बिल्कुल रियली दिखाई दे या हम उसे वैसे ही देख सकें। तो वो वहाँ पर चाहते हैं कि हम उसमें उनकी पेंटिंग में चाहे ऊपर या नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे भी हम वहाँ पर घूम सकते हैं, या फिर फुर्सत से लेट जाओ, ऐसा वो बता रहे हैं कि उसे हम उनके दृष्टिकोण से देखें। वो रियल व्यू नहीं दिखाना चाहते, उसका रियल जो दृष्टिकोण होता है वो नहीं बताते हैं। वो चाहते हैं कि हम उस पेंटिंग में किधर से भी देखें और बिल्कुल हमें उसकी एक अंदर की, उसके बिहाइंड, उसके पीछे जो छुपी चीज़ें हैं उसे हम देख पाएँ। तो वो यही चाहते। तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। मतलब अगर हम उसे उनके जो चित्र को है अगर लपेट कर और फिर एक भाग से दूसरे भाग में भी जा सकते, ऐसा वो चाहते हैं। और ऐसा उनके चित्रों में देखने को, अन्य चित्रों में मतलब दूसरी जो पेंटिंग्स है उसमें हमको देखने को भी नहीं मिलता है, जैसा हम चीनी आर्टिस्ट की पेंटिंग में देखते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम उनमें अपनी बॉडी से भी और अपने माइंड से, दोनों से सफ़र करें। और चीनी चित्रकार ये चाहता है कि हम केवल आँखों से, ये नहीं चाहता वो कि हम केवल उस पेंटिंग को आँखों से देखें, जबकि हम उस पेंटिंग के बिल्कुल उनकी जो आँखों के साथ उनके मन में भी प्रवेश कर सके, इंटर कर सके, और उसी व्यू से हम उस पेंटिंग को देखें। तो यूरोपियन और जो चाइनीज़ पेंटिंग है, दोनों में ही बहुत डिफरेंस है। ठीक है, आगे जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को फिर शेंग शुई का नाम दिया गया।
और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पर्वत या पानी से है। तो जिसको हम एक साथ प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप को अच्छे से देख सकते हैं कि किसी भी चित्र में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और जो एक दूसरे के कैसे होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे हम यहाँ पर पर्वत की बात करें जिसे यंग बोलते हैं, ठीक है, जो कहाँ जा रहा है, स्काई की ओर जा रहा है, और जो स्काई की ओर जाकर हमारे इसको धूप को, है ना, या फिर जो भी हॉटनेस है वहाँ और जितनी भी गर्मी है उसको वो दिखा रहा है। जबकि उसी के अपोजिट यिन जो है किसको दिखा रहा है, वहाँ पर वाटर को दिखा रहा है, नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है, हमको दर्शा रहा है, जिसके जो किस ओर जाता है, जो वहाँ फ्लूइड है या जो मॉइस्चर है या जो कोल्डनेस है उसकी ओर जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यिन एंड यंग। तो यिन जो होता है वो क्या होता है, एक फेमिनाइन जेंडर हम उसे बता सकते हैं, और ये जो यंग जो है एक मैस्कुलाइन जेंडर को इंट्रोड्यूस करता है। और दोनों ही दाऊद की क्या होती है, दाऊद की एक कॉन्सेप्ट थी, धारणा थी, जिसे वो हमें बता रहे हैं। और इनकी पेंटिंग्स में और क्या होता है, एक और तीसरी चीज़ होती है जिसको हम अनदेखा कर देते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो वहाँ पर वाइट दिखाई देता है। वहाँ पर क्या होता है, इन दोनों चीज़ों का क्या होता है, इंट्रैक्शन हो जाता है, पारस्परिक उनमें क्रिया हो जाती है। तो वहाँ पर फिर उसकी तुलना किससे की जाती है, योग प्राणायाम से। जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, है ना, सांस लेना या सांस छोड़ना, वहाँ पर एक साधना हो जाती है, ठीक है। तो ये मध्य का जो इंट्रैक्शन है ये होना ज़रूरी है, ऐसा उसमें बताया जा रहा है कि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो जितना भी चीनी लैंडस्केप है जो बिना पेंट के हुए खालिस्तान है, वो हमें यही दिखाता उस पेंटिंग में। और लास्ट में फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मेन होता है ना, मनुष्य होता है, उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंस होती है। कैसे कि वो स्काई और जो लैंड है उसके दोनों के बीच में होता है, दोनों ध्रुव के बीच में पाया जाता है, ठीक है ना, होता है। तो उन दोनों के बीच में उसका एक इंट्रैक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसे उसका आभास भी होना चाहिए, और होता है उसे, ठीक है ना। जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती है और वहाँ पर गुम हो जाने या दब जाने की जो भी बात है दूर दूर तक, वो पहाड़ियाँ करती है। तो ऐसे ही फ्रांकोइस चेंग की जो अद्भुत अभिव्यक्ति है ना, जो इस भूदृश्य की आँख में, ऐसा उन्होंने इस पेंटिंग के जरिए और इस चैप्टर के जरिए हमें बताया है। और बहुत ही उस पेंटिंग की हमको इम्पोर्टेंस बताई कि उस पेंटिंग को किस नज़रिए से देखा जाता है। तो ये जो चैप्टर है आपका यहाँ पर फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपसे मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।